स्वागत है आप सभी का गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम के बारे में। जब हम एक यूकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो उस यूकैरियोटिक कोशिका में कई प्रकार के कोशिकीय अंग ऑर्गेनेलिस उपस्थित होती हैं, जिसमें से कुछ कोशिका अंग दोहरी झिल्ली से आवरणित होते हैं, उनके चारों ओर डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन यानी एकल झिल्ली से आवरणित कोशिका अंग होते हैं, और कुछ ऐसे भी कोशिका अंग होते हैं जिनके चारों ओर किसी भी प्रकार की कोई झिल्ली का आवरण नहीं होता। तो आज जिस कोशिका अंग की हम लोग बात कर रहे हैं, लाइसोसोम, ये यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके चारों ओर सिंगल मेम्ब्रेन एकल झिल्ली का एक आवरण उपस्थित होता है। आज के इस लेक्चर में 4 इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हैं लाइसोसोम से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री के बारे में। लाइसोसोम की खोज किस प्रकार हुई, कौन सा वैज्ञानिक उसमें सम्मिलित था, पहले इस पे बात करेंगे। नंबर 2, लाइसोसोम की एक स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। तीसरी एस्पेक्ट में एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यूनिवर्सिटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है, लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता है, उस पे हम लोग बात करेंगे। और फाइनल एस्पेक्ट आज हम लाइसोसोम के फंक्शंस, क्या कार्य कोशिका में लाइसोसोम के द्वारा किए जाते हैं, उस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। नंबर 1, एक वैज्ञानिक था बेल्जियम का, और बेल्जियम के इस वैज्ञानिक का नाम था क्रिश्चियन डी ड्यूवे। तो बेल्जियम के वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी ड्यूवे ने इस कोशिकीय अंग के बारे में सबसे पहले जानकारी दी। तो इस कोशिका अंग की खोज का जो श्रेय जाता है वो बेल्जियम के साइटोलॉजिस्ट, कोशिका वैज्ञानिक क्रिश्चियन डी ड्यूवे को जाता है। इन्होंने इस संरचना को सुसाइडल बैग्स, हिंदी में कहें तो आत्मघाती थैलियां, ये नाम दिया। बाद में इस संरचना का नाम लाइसोसोम दिया गया। तो ये इसकी हिस्ट्री के बारे में एक जानकारी थी। अब मैं बात करूंगा डिस्ट्रीब्यूशन की, वितरण की।
तो हम क्या देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, जीवाणुओं की जो कोशिकाएं हैं, उनमें लाइसोसोम एब्सेंट हैं। बेसिकली ये एनिमल सेल्स में कुछ ईस्ट हो सकते हैं, उनमें इस तरह की संरचनाएं मिलती है जो वैक्यूल्स के रूप में रहती हैं, बट बेसिकली एनिमल सेल का एक इम्पोर्टेंट फीचर लाइसोसोम की प्रेजेंस है। तो सभी प्रकार की जो एनिमल सेल्स हैं, जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, उनमें ये लाइसोसोम मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर लाइसोसोम की स्ट्रक्चर के बारे में कुछ जानकारियाँ दी गई है, डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा था कि लाइसोसोम बहुत ही छोटे आकार के कोशिका अंग है, 0.2 से 0.8 माइक्रोन ये इनका डायमीटर है। तो लाइसोसोम बहुत ही छोटे आकार के कोशिकीय अंग हैं और लाइसोसोम के चारों ओर लाइपोप्रोटीन की बनी हुई एक सिंगल मेम्ब्रेन, एक एकल झिल्ली है जो लाइपोप्रोटीन की बनी हुई है, वो उपस्थित होती है। यानी लाइसोसोम एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, यानी एक ऐसा कोशिका अंग है जिसके चारों ओर एकल झिल्ली का एक आवरण मौजूद होता है। ओके, अब बात करते हैं ये जो मेम्ब्रेन है लाइसोसोम की, इस मेम्ब्रेन में प्रोटॉन के पंप यानी H+ पंप मौजूद होते हैं। ये पंप क्या करते हैं, ATP का विघटन करते हैं, ऊर्जा प्राप्त होती है उससे, और उस ऊर्जा का उपयोग करके ये क्या करेंगे, कोशिका के साइटोसोल से H+ आयनों को ये लाइसोसोम के भीतर पंप करते हैं। तो इस प्रोटॉन पंप की उपस्थिति के कारण लाइसोसोम के भीतर अधिक सांद्रता में H+ आयन होते हैं, इसलिए भीतर का एनवायरमेंट एसिडिक एनवायरमेंट होता है और वहां पर खूब सारे विघटनकारी एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और ये सब एसिडिक एनवायरमेंट में pH लगभग 4.6 जो pH है, अम्लीय pH है, उस पे अपना काम करते हैं। इसलिए इन एंजाइमों को सम्मिलित रूप से एसिड हाइड्रोलेजेस के नाम से जाना जाता है और ये एंजाइम और इन एंजाइमों की एक्टिविटी लाइसोसोम के भीतर ही रहती है। पूरी कोशिका से ये मामला अलग होता रहता है, अलग बना रहता है। तो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है सिंगल लाइपोप्रोटीन की बनी हुई, कई प्रकार के ऐसे सब्सटेंस हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो इस झिल्ली को प्रभावित करते हैं। तो इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो लाइसोसोम की झिल्ली को अधिक स्थायित्व, मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे पदार्थ स्टेबिलाइजर्स कहलाएंगे, जिसमें स्टेबिलाइजर्स में जैसे कोलेस्ट्रॉल की उपस्थिति हो गई, कॉर्टिसोल की उपस्थिति हो गई, ये सब स्टेबिलाइजर्स का काम करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो लाइसोसोम की जो मेम्ब्रेन है
उसको कमजोर करते हैं, इन्हें लेबिलाइजर्स कहा जाता है। जैसे विटामिन ई की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई, ये सब लेबिलाइजर्स कहलाते हैं। ओके, अब लाइसोसोम के एंजाइमों की मैं बात कर रहा था। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, अम्लीय माध्यम में ही अपना काम करते हैं, इसलिए ये एंजाइम एसिड हाइड्रोलेजेस कहलाते हैं। तो ऐसे कुछ एंजाइमों के नाम है, जैसे न्यूक्लियेज, फॉस्फेटेज, लाइपेज, प्रोटीएज, सल्फेटेज, ऐसे कई सारे लगभग 40 प्रकार के ऐसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम की मैट्रिक्स में भरे रहते हैं, और ये सभी एंजाइम 4 से 5 जो पीएच की रेंज है, अम्लीय पीएच हैं, उसी पे अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। इन सभी एंजाइमों की अगर मैं बात करूं तो जो एसिड फॉस्फेटेज है, ये लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम है। इसकी उपस्थिति लाइसोसोम की उपस्थिति को इंडिकेट करती है, प्रदर्शित करती है। तो लाइसोसोम का जो मार्कर एंजाइम है वो एसिड फॉस्फेटेज कहलाता है। ओके, अब लाइसोसोम में बात करेंगे बहुरूपता की, पॉलीमॉर्फिज्म की। तो हमने बात की थी, कल भी मैं डिस्कस कर रहा था, कल के लेक्चर में भी, कि लाइसोसोम है वो एक ऐसा कोशिका अंग है जिसमें पॉलीमॉर्फिज्म, बहुरूपता उपस्थित होती है। इसमें पॉलीमॉर्फिज्म पाया जाता है। अब क्या मतलब है पॉलीमॉर्फिज्म का, थोड़ा बहुत कल भी हमने डिस्कस किया था, आज रिपीट कर देते हैं उस बात को, कि एक ही कोशिका की बात करें, उस सिंगल सेल में हम क्या देखते हैं कि हमें संरचना के आधार पर, कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के लाइसोसोम दिखाई देते हैं, और इसी घटना को बहुरूपता लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम में ये बहुरूपता किस प्रकार से होगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहली बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम की, प्राथमिक लाइसोसोम की। लाइसोसोम की उत्पत्ति एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या गोल्जी काय से मानी जाती है। तो जैसे ही एक लाइसोसोम गोल्जी काय से या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बना, उसमें सभी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, लेकिन अभी वो इनएक्टिव स्टेट में है, यानी किसी भी प्रकार के कोशिकीय पाचन की, हाइड्रोलाइसिस की कोई क्रिया वहां पर नहीं हो रही है। इन्हें प्राइमरी लाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी लाइसोसोम के बाद दूसरे प्रकार के लाइसोसोम है सेकेंडरी लाइसोसोम, जो फैगोसोम के रूप में हो सकते हैं, ऑटोफैगोसोम के रूप में हो सकते हैं, फैगोसोम को हेटेरोफैगोसोम भी कहते हैं, और अवशिष्ट काय रेजिड्यूअल बॉडी के रूप में भी हो सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको समझाऊं कि ऑटोफैगोसोम क्या, पहले उस पर बात करें, पहले डिस्कस करते हैं ऑटोफैगोसोम पे। यानी जब कोशिका का कोई पार्ट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का कोई पार्ट है, वो डेड हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि प्राइमरी लाइसोसोम उसको अपने भीतर ग्रहण करेगा
और इस प्रकार जो सेकेंडरी लाइसोसोम बना इसे हम ऑटोफेगोसोम कहेंगे। और इस प्रकार लाइसोसोम क्या करेगा, उस कोशिकीय भाग को जो नष्ट हुआ है उसे पूर्ण रूप से उसका पाचन करेगा, उसका हाइड्रोलाइसिस करेगा। दूसरी बात मैं करूंगा हेटेरोफेगोसोम की। कई बार क्या होता है, जैसे हम WBC की बात करें, श्वेत रुधिर कणिकाएं, वो अपनी सतह पर उपस्थित अणुओं को भीतर ग्रहण करती है स्यूडोपोडिया बनाकर, और फिर ये पदार्थ प्राथमिक लाइसोसोम से फ्यूज होते हैं, इसे हेटेरोफेगोसोम कहेंगे। और फिर इस प्रकार लाइसोसोम उसका पाचन करता है। तीसरी बात करेंगे रेजिड्यूअल बॉडी की। रेजिड्यूअल बॉडी का मतलब है कि जब कोशिकीय पाचन हो गया, पाचन के बाद अब लाइसोसोम में कुछ अपशिष्ट बचा है केवल। अब किसी भी प्रकार के पाचक एंजाइम नहीं है, अब कोई पाचन नहीं होना है। अब ये जो शेष बचा हुआ पदार्थ हैं, उस लाइसोसोम को अवशिष्ट काय, इसे टीलोलाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। तो अवशिष्ट काय कह दे, टीलोलाइसोसोम के नाम से जाना जाता है। तो लाइसोसोम में इस प्रकार बहुरूपता, पॉलीमॉर्फिज्म हमें दिखाई देता है। ओके, अब हम बात करेंगे लाइसोसोम के कुछ फंक्शंस की। बहुत शॉर्ट में मैंने मेंशन किया है, मैं समझाऊंगा आपको। नंबर 1, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, बाह्य कोशिकीय पाचन। कई बार लाइसोसोम क्या कर देता है, अपने कंटेंट यानी इसके जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हैं उन्हें ये बाहर मुक्त कर देता है कोशिका के, और इस प्रकार एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। इसका हम एग्जाम्पल देखें कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान कार्टिलेज की जगह बोन्स डेवलप होती है, तो उस समय एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है और इन कार्टिलेज को, उपास्थि को बाह्य कोशिकीय पाचन के द्वारा नष्ट करने का कार्य किया जाता है। तो लाइसोसोम का पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन है। दूसरी बात है इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन की। लाइसोसोम अपने ही भीतर विभिन्न प्रकार के पाचन करते हैं, फेगोसोम का, ऑटोफेगोसोम का। कोशिका का ही कोई भाग अगर क्षतिग्रस्त हुआ है तो उस क्षतिग्रस्त भाग को नष्ट करने का काम भी लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। तो लाइसोसोम ये दो इंपॉर्टेंट काम, इसको हम सिंपली कहें कोशिकीय पाचन, सेल्यूलर डाइजेशन जो दो प्रकार का है, इंट्रासेल्यूलर, एक्स्ट्रा सेल्यूलर, ये लाइसोसोम के द्वारा किया जाता है। अच्छा, इन कोशिकीय पाचन से क्या होगा, एक रिसाइकलिंग की प्रोसेस होगी, और इसलिए लाइसोसोम को हमारी कोशिका का रिसाइकलिंग सेंटर, पुनर्चक्रण केंद्र माना जाता है। अगली बात करेंगे हार्मोन सीक्रेशन की। T3 और T4 थायराइड ग्रंथि के दो हार्मोन हैं। इन T3 और T4 हार्मोन के स्त्रावण में लाइसोसोम का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। बात करेंगे फर्टिलाइजेशन। तो आप सब ने 12th क्लास में एक्रोसोम के बारे में पढ़ा होगा कि शुक्राणु के शीर्ष पर एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे एक्रोसोम कहा जाता है। ये एक्चुअल में गोल्जी काय की सिस्टर नहीं बनाती है, और इसमें भी लाइसोसोम के समान हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है जो अंडाणु के चारों ओर उपस्थित जो सुरक्षात्मक झिल्लियां हैं उनको नष्ट करने का काम करते हैं।
तो वहां पर लाइसोसोम के ही एंजाइम फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में काम करते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम लास्ट काम की, ऑटोलाइसिस की। अगर आपने मेटामॉर्फोसिस पढ़ा है, कायांतरण, हम सिंपल फ्रॉग का एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रॉग के टेडपोल लार्वा का जब कायांतरण होगा और एडल्ट फ्रॉग मेढक बनता है, तो उस लार्वा के अंदर, टेडपोल के अंदर ऐसी कई स्ट्रक्चर्स हैं जो एडल्ट के लिए यूजफुल नहीं है। जैसे टेल लार्वा में तो है, एडल्ट में नहीं है, तो उन संरचनाओं का ऑटोलाइसिस, उन्हें नष्ट किया जाता है। ये काम भी लाइसोसोम के द्वारा होता है। लाइसोसोम के कई सारे एंजाइम्स थे, हमने बात की थी, ये लिस्ट भी मैंने यहाँ पर दी हुई है। लगभग 40 प्रकार के एंजाइम हैं। अगर ये एंजाइम नहीं बनते हैं, इन एंजाइमों की अगर कोई एबनॉर्मलिटी है, तो उस पर्टिकुलर कोशिकीय पदार्थ का पाचन नहीं हो पाएगा, वो कोशिका में इकट्ठा होता जाएगा और इस प्रकार कुछ स्टोरेज डिजीज होती है, जिसमें पंप्स डिजीज है, हर्लर्स डिजीज है, इस तरह की कुछ रोग हैं जो लाइसोसोम के साथ जुड़े हुए हैं। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।